एंड्रू कोमो जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे, जी। वो एक पॉलिटिकल मशीन का एक मतलब एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर फिगर है। बहुत ज्यादा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट उसके पास था, बिग मीडिया जो है उसके पास था, लेकिन इसके बावजूद वो हार गए। मुझे लगता है कि ये सबसे पहले एक चौंकाने वाली बात थी। दूसरी कि सिर्फ 33 साल के हैं, भारतीय मूल के हैं। इनकी माँ जो है पंजाबी है, फिल्म मेकर मीरा नायर। इनके पिताजी जो है वो युगांडन गुजराती। तो मतलब ये पंजाबी भी हैं, गुजराती भी जी। हैं। माँ हिंदू हैं तो इनके पिता जो है मुस्लिम है। फादर मुस्लिम है, तो हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं। और जो न्यूयॉर्क सिटी का जो एक वर्किंग क्लास ट्रेडिशन है, एक एक प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन है, उसको भी पूरी तरह से इसने एम्ब्रेस किया। तो मुझे लगता है कि यूएस के पॉलिटिक्स में, क्योंकि ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद जिस दिशा में यूएस जा रहा है, ऐसे दौर में न्यूयॉर्क सिटी में भले ही एक प्राइमरी इलेक्शन में लेफ्ट को ये ऐसी विक्ट्री मिलना जो है, मुझे लगता है कि ये उम्मीद की जो है किरण जो है, मतलब हर कोई ये समझ रहा है कि ये बहुत बड़ा अब जीत हो चुका है और आगे जो है रास्ता खुल गया। लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। ये तय नहीं कि फौरी तौर पे ममदानी वो मेयर के मतलब इलेक्शन को जीत पाएंगे। ये हाँ एडवांटेज है, लेकिन पूरी तरह से तय नहीं है। हाँ, अंडरडॉग कैंडिडेट थे शुरुआत में, ये लग नहीं रहा था, दूसरे नंबर पे थे, लेकिन मीडिया में भी उस तरह की चर्चा नहीं थी। और अभी जब वो जीते हैं और अमेरिका में जिस तरह का मौजूदा राजनीतिक माहौल है, उसमें उनकी ये जीत किन कारणों से होती है? अगर एक बार आप इसे अंडरलाइन कर पाए कि उनकी नीतियाँ तो थी ही कि हम मुफ्त बस सेवा देंगे, किराए जो हैं वो आपके फ्रीज़ करेंगे, और कई प्रगतिशील पहल की वो बात कर रहे थे। तो क्या सिर्फ़ ये नीतियाँ थी जिसके दम पे वो इस जीत को दर्ज कर पाए हैं, या फिर कुछ और है जिसे अंडरलाइन करने की ज़रूरत है? अंकित जी, पिछले 10, 15, 20 साल से हम देख रहे हैं यूएस में कि जहां तक आम जनता का रुख है, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा जो है गुस्सा नजर आता है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, ये पूरी तरह से उस देश के बड़े बड़े सरमादारों के जेब में बैठे हुए हैं। उनके पैसे के बेसिस पे ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं और जब चुन के आते हैं तो इनकी नीतियां भी आम वर्किंग क्लास फैमिलीज के खिलाफ पिछले 20-30 साल से नजर आ रही हैं। जब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो सरकारें, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, वो वॉल स्ट्रीट के लिए जाके बैट करती हैं, वॉल स्ट्रीट को मदद करती हैं। और इसका जो है, इसकी कीमत जो है वो आम वर्किंग क्लास मिडिल क्लास को अदा करनी पड़ती है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि पिछले 20-30 साल से, और हर कोई जो समाजशास्त्री है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, इस बात को कमेंट कर चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है। और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडरशिप है, ट्रेडिशनल लीडरशिप, और रिपब्लिकन पार्टी की जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, लोग इन लीडर्स को शक की नजर से देख रहे हैं। इसका नतीजा एक ये है कि बहुत सारे लोगों ने चुनाव में हिस्सा लेना ही छोड़ दिया है। तो अगर आप देखें कि इलेक्शन में पार्टिसिपेशन रेट जहां हिंदुस्तान में 70-75% तक चला जाता है, अमेरिका में मुश्किल से 50% क्रॉस करता है, कभी 60 तक वो चले जाते हैं। और खास तौर पे जो लोकल इलेक्शंस हैं वहां पे तो पार्टिसिपेशन शायद और भी कम होता है। तो ये एक पब्लिक रिजेंटमेंट अगेंस्ट मशीन पॉलिटिक्स, अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट्स, ये हम देख रहे हैं कि ये अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। अब एक बार अगर आप इस्टेब्लिशमेंट लीडर्स के खिलाफ आपने अपना मन बना लिया कि हम इनके सपोर्ट में नहीं करेंगे, तो आपके आगे विकल्प क्या है? दो रास्ते हैं। एक है राइट विंग विकल्प, जो राइट विंग पॉपुलिज्म, जिसका फायदा ट्रंप ने उठाया है, जहां पे वो, हालांकि वो भी बहुत ही अमीर शख्स हैं और इनके इर्द गिर्द तमाम जो लोग हैं वो सब उनको मनी बैग्स आप कहेंगे, मतलब बेशुमार उनके पास दौलत है, उस दौलत का को खर्च करके जो है वो चुनाव जीत के आए। लेकिन ट्रंप का जो भाषा है, ट्रंप जिस तरह से बातें रखता है, वो हमेशा
उस इस्टेब्लिशमेंट डीप स्टेट के खिलाफ बोलता रहता है। और जो रिजेंटमेंट है आम शहरी में कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुझे वोट करना है, तो एक बड़ा हिस्सा ट्रंप के साथ चला गया, जो एक तरह से राइट विंग पॉपुलिज्म को फायदा मिला है। लेकिन इसके अलावा अमेरिका में पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि एक लेफ्ट विंग ऑल्टरनेटिव भी रहा है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नॉट दिस वन बट अर्लियर वन, जहां पे बर्नी सैंडर्स बर्नी सैंडर्स एक उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए और काफी अच्छा खासा सपोर्ट उनको मिला। और लोग ये भी कहते हैं कि अगर हिलरी क्लिंटन की जगह इनको चुना गया तो हो सकता है कि ट्रंप पार्ट 1 में ही बर्नी सैंडर्स आगे निकल आते। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होता। लेकिन सैंडर्स जो है, इसकी पॉपुलैरिटी में कोई दो राय नहीं है। बहुत मतलब लोगों ने जिस तरह से सैंडर्स ने अमीरों के खिलाफ और बड़े कंपनियों के खिलाफ, डिफेंस इंडस्ट्री के खिलाफ अपना जो है पॉलिटिक्स चलाया, तो लोगों ने उसको भी पसंद किया। तो न्यूयॉर्क सिटी के अपने अंदरूनी पॉलिटिक्स में ज़ोहरान ममदानी उस लेफ्ट विंग सोशलिस्ट ट्रेडिशन का एक तरह से वारिस बन गया है। और मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं कि भाई यूएस में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है ये जनता के हितों के खिलाफ हमेशा जाता है, तो अगर कोई क्रेडिबल कैंडिडेट, एक उम्मीदवार आके जो है वो चुनाव में उतर आता है मैदान में, और आप देख सकते हैं कि भाई जिस तरह से इसकी जो बोलचाल है, इसकी जो नीतियां हैं, इसके जो प्रपोजल्स हैं, ये अच्छे हैं, मतलब वर्किंग क्लास के पक्ष में है, मिडिल क्लास के पक्ष में, तो लोग इनको पसंद करना चाहेंगे। और यही लगभग हुआ है न्यूयॉर्क में। लेकिन ये अलग बात है कि फाइनली जब मेयर इलेक्शन होगा, किस तरह की ताकतें जो हैं उस मैदान में उतारी जाएंगी इसके खिलाफ। ऑलरेडी मैं अमेरिकन अखबारों में देख रहा हूँ कि वॉल स्ट्रीट के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो कह रहे हैं कि भाई किसी भी हालत में ज़ोहरान ममदानी को जीतना नहीं चाहिए, और इसलिए वो पूरी तरह से अपना पैसा किसी ऐसे उम्मीदवार के साथ लगाएंगे और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ज़ोहरान जो है मेयरल चुनाव हार जाए। तो ये लड़ाई है, और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि कितना सक्रिय रहेगी अपने इरादों पे न्यूयॉर्क की जो जनता हाँ, यही वजह है कि जब ज़ोहरान का आकलन किया जा रहा है, उनकी जीत का आकलन किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत की तरह नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क के उन हजारों वॉलंटियर्स की भी जीत है जो लंबे समय से एक न्यायसंगत, सस्ते और बेहतर न्यूयॉर्क के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये तो वहाँ की बात हुई, लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा था तो भारत की मीडिया क्या कर रही थी, उसे ये नज़र क्यों नहीं आ रहा था? जबकि और भी देशों में जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति चुनाव लड़ता है, मसलन ऋषि सुनक, वो बड़े पोस्ट के लिए लड़ रहे थे, तो भारतवंशी जैसे टैग के साथ यहाँ पे भारतीय मीडिया लगातार उन्हें कवरेज दे रही थी। न्यूयॉर्क के इस मेयर इलेक्शन के जो डेमोक्रेट प्राइमरी जो इलेक्शन हुआ है, उसको भी कवर करने के भारतीय मीडिया के पास पर्याप्त कारण थे, लेकिन भारतीय मीडिया ने उसे वैसे कवर नहीं किया, और जब कवर करना शुरू भी किया तो उसके बहुत सारे नकारात्मक पक्ष उसने ज़्यादा सामने रखे। इसके क्या कारण आपको लगते हैं? भारतीय मीडिया जो है इसका क्या कहें, मतलब इनका जो मापदंड है, किसी भी सवाल पे किस तरह से आप कवरेज करेंगे, किसी भी इशू पे किस तरह से कवरेज करेंगे, वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही नैरो माइंडेड इनका एक सियासी सोच रहता है कि भाई ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी को फेवर करेगा या नहीं करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ज़ोहरान ममदानी पहले भारतीय मूल के शख्स हैं जिन्होंने अपना नाम जमा लिया है चुनावी मैदान में। कांग्रेस में 4-5 ऐसे मेंबर्स हैं, प्रमिला जयपाल हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने जो लंबे अरसे से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनको जो है सक्सेस उनको मिल रहा है। सियाटल में क्षमा सावंत हैं जिन्होंने काफ़ी जो है वहाँ की जो सिटी पॉलिटिक्स है वहाँ पे उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। लेकिन इनके पक्ष में जो है मीडिया कुछ खास नहीं कहना चाहती, बल्कि क्षमा सावंत को तो बहुत ही नेगेटिव तरीके से पेश किया गया, यहाँ तक कि उनका जो पीआईओ कार्ड है वो कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने सियाटल में जाति के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता है, जो हिंदुस्तान में तो आम है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हिंदुस्तानी जो लोग विदेश में चले जाते हैं तो ये कास्टिज्म का जो एक खतरनाक चेहरा है वो वहां तक भी
वो वहां लेकर जाते हैं वहां उसको। उसको पहुंचा के वहां पे भी कास्टिज्म का मसला रहता, तो इसके खिलाफ शमा सावंत ने हम्म, वहां पे कैंपेनिंग की। तो भारतीय सरकार, मोदी सरकार ने पीआईओ कार्ड उसका कैंसिल कर दिया और मीडिया ने जरा सी भी शोर नहीं मचाई। तो जाहिर है कि ऋषि सुनक और भी जो नेता हैं, जो एक तरह से उनको आप मोदी के कैंप में न सही, लेकिन कम से कम मोदी के इर्द गिर्द आप उनको शामिल कर सकते हैं। लेकिन जोहरान ममदानी एक ऐसे शख्स हैं, बल्कि उनसे पूछा भी गया एक बार हम्म। कि क्या तुम, शायद एग्जैक्ट सवाल मुझे याद नहीं है, कि कि मोदी नरेंद्र से मोदी के मिलना साथ, चाहोगे। नहीं नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वो करते हैं न्यूयॉर्क में, तो जी, क्या आप उनके साथ शामिल होना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वहां पे बहुत उनका तल्ख जवाब। ऑब्जर्वेशन, तल्ख जवाब था। तो जाहिर है कि जो मोदी भक्त है इस देश में, और मीडिया जो है भरा हुआ है इन लोगों से, हम्म। वो तो जोहरान को दुश्मन की नजर से ही देखेंगे। हाँ, मतलब कई कारण थे। वो मीरा नायर की बेटी, जैसे आपने पहले बताया कि वो भारतीय मूल के जो उनके पिता हैं, वो भी भारतीय मूल के हैं, और वो अपने प्रचार में लगातार हिंदू उर्दू वीडियो का इस्तेमाल कर रहे थे, बॉलीवुड थीम का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर भी मीडिया ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और आपने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही, उसमें वो नरेंद्र मोदी को वॉर क्रिमिनल कहते हैं। क्या ये ज़्यादा साफ-गोई थी या रणनीतिक साहस? देखिए, वॉर क्रिमिनल मतलब कि वो दो, गुजरात का संदर्भ देते हैं कि 2002 हाँ में उन्होंने मतलब जो किया, शायद या फिर जो आरोप वहां पे लगे। तो वॉर तो नहीं था, लेकिन जैसे 2002 में हुँ, वहां पे कत्लेआम तो हुए। हुँ, और गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे उस दौरान, वो तो नरेंद्र मोदी थे। हुँ, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ इल्जाम जो है, जोहरान को छोड़ दीजिए, हुँ, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि भाई, जब बेकसूर लोगों का कत्ल हो रहा था सड़कों पे, तो नीरो जैसे आप कोने में खड़े होके आप जो है वायलिन बजा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का भी कटाक्ष, उनकी जो आलोचना जो है, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड में है। तो ये कहना कि भाई मोदी साहब का उसमें जवाबदेही होना चाहिए, और इसके चलते मैं उनसे नहीं मिलना चाहूंगा, हुँ, ये मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्तिजनक बात है। वॉर क्रिमिनल पता नहीं यूज किया, कैसे यूज किया, लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि भाई, गुजरात के जो दंगे थे, जहां पे 1200 से अधिक बेकसूर लोगों को मारा गया, धर्म के आधार पे मारा गया, और इसको रोकने के लिए गुजरात सरकार ने कोई खास प्रयास नहीं किया। कत्लेआम के बाद भी दंगाइयों को गिरफ्तार करने का काम जो है गुजरात सरकार ने नहीं किया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। 8-9 केसेस जो है गुजरात के बाहर निकाले गए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई, और ये सारा जो है ये नरेंद्र मोदी के लीडरशिप पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। तो लेकिन जाहिर है कि अब मोदी साहब प्रधानमंत्री हो गए, कोई गुजरात 2002 के बारे में बात नहीं करना चाहता, खासतौर पे गोदी मीडिया बात नहीं करना चाहता। तो अगर जोहरान ममदानी ने ये गलती की कि 2002 के बारे में कुछ बोला, तो जाहिर है कि ये पब्लिक एनिमी नंबर 1 घोषित किए जाएंगे। तो इसमें कोई ज्यादा मुझे लगता है कि मिस्ट्री नहीं है कि क्यों भारतीय इंडियन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है जोहरान ममदानी को एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से देख रहा है। और हो सकता है कि जो इंडियन डायस्पोरा है, क्योंकि एक जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका में, ट्रेडिशनली वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रहा है, हुँ, लेकिन एक हिस्सा जो है ट्रंप के पक्ष में उतर आया इस लास्ट जो है यूएस इलेक्शन में। और हो सकता है कि न्यूयॉर्क में जो इंडियन कम्युनिटी है, कुछ एक हिस्सा एंड्रू कुओमो के पीछे उन्होंने सपोर्ट किया, और आने वाले मेयरल इलेक्शन में भी जो है जोरान के खिलाफ वोट करेंगे। डेफिनेटली जो बीजेपी से जुड़े हुए जो संगठन हैं, हाँ, वो यूएस में। यूएस में, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। और मैं वहाँ न्यूयॉर्क में 9 साल रह चुका हूँ, और मैं वहाँ पे 86 से 86 से 95 तक था। हुँ, और वो एक दूसरा एक ऐप था एक तरह से, लेकिन उन दिनों भी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से रिश्ता रखते कुछ वहाँ पे डायस्पोरिक ऑर्गेनाइजेशन थे, और उस फिरका परस्त उनका पॉलिटिक्स था, तो काफी वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है। और तब से जो है वो और भी मजबूत उन्होंने अपने आप को कर दिया होगा। तो ये जाहिर है कि ये ममदानी के खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे, और जो एक वॉल स्ट्रीट बिग कैपिटल बिग मनी का जो कैंपेन ममदानी के खिलाफ उतरने वाला है, हुँ, उसमें जो है जो हिंदुत्ववादी संगठन है यूएस में, जाहिर है कि ये पूरी तरह से
ममदानी के खिलाफ जो है वो अपनी मदद करेंगे ताकि ममदानी को हराया जाए। कट्टर धार्मिकता और पैसों का गठजोड़ एक बार बिल्कुल बिल्कुल मेयर चुनाव में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। ममदानी के जो आलोचक हैं वो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास दो तरह की आइडेंटिटी, कई और तरह की, वो प्रवासी हैं, मुस्लिम हैं, उनकी माँ हिंदू है, पंजाबी है। तो जब वो अपने आप को पेश करते हैं तो अक्सर वो मुस्लिम लीडर के तौर पे ये इस आइडेंटिटी को ओन करते हैं। तो अगर वो सच में प्रगतिशील है, ये सब उनकी आलोचना में कहा जाता है, तो वो सिर्फ किसी एक आइडेंटिटी को चूज क्यों करते हैं, रिलीजियस आइडेंटिटी को चूज क्यों करते हैं, वो दोनों को साथ लेके चलते हैं या फिर किसी को ओन ना करते हैं? देखिए, ये सवाल वही लोग उठाते हैं जो रिलीजियस आइडेंटिटी को एक अंतर्विरोध का एक विषय बनाते हैं। मसलन कि अगर मैं कहूं कि मैं हिंदू हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, या अगर कोई कहे कि मैं मुस्लिम हूं इसका मतलब मैं हिंदू धर्म को रिस्पेक्ट नहीं करता हूं। ऐसा नहीं है। आम मतलब हिंदुत्ववादी लोग ऐसे सोच सकते हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन जो आम इंसान है, मजहब, रिलीजन जो है उसका अपना पर्सनल मामला है। आप हो सकता है कि मतलब देखिए, किसी भी परिवार में पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कैसा रिश्ता बनता है, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग क्या बनता है, कौन सा जो है किस तरीके से एक फैमिली अपने आप को कंडक्ट करता है, ये बाहर वाला क्या समझे। तो किन परिस्थितियों में जो ज़ोहरान को ये एक तरह से मुस्लिम शनाख्त, मुस्लिम आइडेंटिटी उसने अडॉप्ट किया, ये कहना हम बाहर वाले तो नहीं कह सकता, लेकिन अवश्य हम ये कह सकते हैं कि अपने आप को मुस्लिम घोषित करने के बावजूद भी ज़ोहरान ममदानी एक ऐसा शख्स है जो किसी दूसरे मजहब को कमतर या जो है उसको एक नेगेटिव रूप से नहीं देखता। तो ये कहना कि भाई ये उसने अपने आप को मुस्लिम क्यों घोषित किया, दोनों क्यों नहीं बनता या हिंदू क्यों नहीं बना। अगर वो अपने आप को हिंदू घोषित करता है इसका ये मतलब नहीं कि वो इस्लाम के खिलाफ है। अगर उसने अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिफाई किया इसका ये मतलब नहीं कि हिंदुइज्म के खिलाफ है। तो रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, और आदमी, इंसान और अपने ऊपर वाले के साथ जो रिश्ता वो कायम करता है वो उसका अपना बिजनेस है। सवाल ये उठता है कि अगर आप उसके पॉलिटिक्स पे और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे अगर आप भेदभाव ढूंढ सकते हैं तो ये फिर आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स है जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता तो इसमें पर्सनल फेथ का मैटर जो है उठाना, मुझे लगता है कि इससे प्रोग्रेसिव आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। जिस तरह की राजनीति ममदानी न्यूयॉर्क सिटी में कर रहे हैं, भारत में उस तरह की राजनीति का आप कोई भविष्य देखते हैं? क्योंकि मैं अंडरलाइन करता हूँ, क्योंकि वो जिन चीज़ों के वादे कर रहे हैं, रेंट फ्रीज करने, फ्री बस यात्रा, और दूसरी हेल्थ केयर को लेकर, फ्री हेल्थ केयर को लेकर जो वो बात कर रहे हैं, उसको यहाँ पे जो मौजूदा सरकार है वो रेवड़ी कह के उसको हिकारत देती है। तो उस तरह की राजनीति को अब भारत में उसका कोई भविष्य देखते हैं कि क्या हो सकता है? देखिए, मोदी साहब रेवड़ी का शब्द इस्तेमाल करते हैं लेकिन खुद जो है रेवड़ियां बटोरने में लगे रहते हैं, राइट। तो ये तो सिर्फ एक उनका सियासी जुमलेबाजी है कि जब आप कुछ काम करते हैं तो ये आपका मास्टर स्ट्रोक है, आपका जो है विजनरी लीडरशिप है, कोई और करता है तो ये रेवड़ी हो गया। तो मैं उस शब्द पे ज्यादा और तवज्जो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जो खास जो प्रपोजल्स हैं उसके, मुझे लगता है कि हर शहर, हर देश का जो आर्थिक, सियासी, कल्चर, हिस्ट्री, लेगेसी वो अलग है। तो न्यूयॉर्क में कोई प्रपोजल है, उसको आप दिल्ली में या बॉम्बे में या लंदन में किसी और देश के किसी और शहर में आप उसको लागू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर शहर का एक अपना डायनामिक है, एक अपना हिस्ट्री। लेकिन ये बात मैं जरूर कह सकता हूँ, न्यूयॉर्क मैं वहां पे 9 साल रहा, अच्छी तरह से जानता हूँ शहर को, कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन, जो आम शहरी है, आम जो नागरिक है उस शहर का, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ का जो सबवे सिस्टम है वो काफी अच्छा है, लेकिन पूरी तरह से एक्सटेंसिव नहीं है शहर में। जो आउटलाइंग एरियाज हैं वहाँ पे लोग बसेस पे रिलाई करते हैं और बस को यूज करके फिर वो मेट्रो पे चढ़ते हैं। तो ये सवाल उठाना कि भाई बस ट्रांसपोर्टेशन फ्री होना चाहिए, ये वाजिब सवाल है, ताकि लोगों का जो कम्यूटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो मतलब रेंट फ्रीज, बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जिनको खाली रखा जाता है ताकि वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो रेंट्स
को आर्टिफिशियली इंक्रीज करें। तो रेंट कंट्रोल हमेशा न्यूयॉर्क सिटी का एक हिस्सा रहा है। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले 80-70 साल से कर रहा हूं बात। हम कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क में ये ट्रेडिशन रहा है कि आप रेंट कंट्रोल, रेंट स्टेबलाइजेशन, अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं वहां पे सरकारी पॉलिसीज बनती हैं, और उसको कमजोर करने की भी हमेशा जो है दबाव पड़ता है लैंडलॉर्ड से, वॉल स्ट्रीट से, कि भाई आप ये रेवड़ीज मत बांटिए, जो शब्द मोदी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शहर जो है न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क शहर की खासियत क्या है? उसकी अपनी जनता, एक हार्ड वर्किंग जनता। ये एक ऐसा शहर है जिसके बारे में लोग कहते हैं, और ये हकीकत भी है, कि ये शहर कभी सोता नहीं है। आप रात को भी चलें, सबवे आपका चलता रहता है, लोग काम पे जाते हैं। तो एक ऐसा शहर जहाँ पे ऑर्डिनरी जो वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास फैमिलीज पे आर्थिक दबाव पड़ा है पिछले 10 साल से, वहां पे अगर ज़ोहरान ममदानी कह रहे हैं कि मैं उपाय निकालूंगा ताकि लिविंग कंडीशंस आपके बेहतर हो जाएं, हेल्थ केयर एक मसला है, वहां पे कोई सुधार हम ला सकें, तो मुझे लगता है कि लोगों ने इसको पसंद किया है। और जाहिर है कि ये जो चीजें वो, जो सवाल वो उठा रहे हैं, ये हर कोई चाहता है कि भाई सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, कि नागरिक को हेल्थ केयर मिलना चाहिए, पब्लिक हाउसिंग एक तरह से, एक डिसेंट हाउसिंग इज अ राइट। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि रोजगार का हक, हालांकि रोजगार का हक उस तरह से कोई ना तो ज़ोहरान उस तरह से इस सवाल को उठा रहे, ना ही हिंदुस्तान में किसी ने उठाया, लेकिन जाहिर है कि आदमी तब, या कोई भी इंसान तभी एक अच्छी जिंदगी जी पाएगा, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे पाएगा, जब रोजगार का हक उनको मुहैया करवाया जाए, और सरकार जो है काम करे ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मेयर के हाथ में शायद इतना ताकत नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था यूएस की इतनी बड़ी है, एक शहर जो है, और उसमें मेयर जो है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स को देख सकता है, शहर में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं होगा, कौन से इंडस्ट्रीज आएंगे, कौन से इंडस्ट्री जाएंगे, उस पर उतना उनका कंट्रोल नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेयर का रोल, खासतौर पे क्राइम कंट्रोल, डिसेंट हाउसिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन तमाम चीज़ों पे काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है। और मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क के जो रहने वाले हैं, उन्होंने लगभग तय कर लिया है कि अब वक्त शायद आ गया है कि एक वामपंथी विकल्प, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विकल्प को आजमाना जरूरी है। आखिरी सवाल है, अगर ममदानी नवंबर में जीतते हैं तो क्या ये माना जा सकता है कि अमेरिका की राजनीति को एक नया वाम चेहरा मिल जाएगा? वो बर्नी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में ज़ोहरान की ये जीत एक नया डिबेट को इसने शुरू कर दिया है, कि भाई अगर हम ट्रंप के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो क्या समझौते का रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा, जिस तरह से चक शूमर और भी जो बड़े जो लीडर्स हैं जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है ट्रंप के साथ, क्या हमको वो रास्ता अपनाना चाहिए कि अगर हम समझौते के रास्ते को इख्तियार करें, तो हो सकता है कि ट्रंप एक तरह से थोड़ी सी नरम दिली दिखाए, हमारी पार्टी को चलने दें, और हो सकता है कि जनता हमको सपोर्ट करे। दूसरा है कि भाई आप संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में मैदान पर उतरे। आप जो यूएस की जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके जो अपने फंडामेंटल बेसिक राइट्स हैं जिन पे हमला हो रहा है, आप उनके डिफेंस में खड़े हों, अपनी आवाज उठाएं, अपने पॉलिटिक्स चलाएं। तो ये एक डिबेट, एक डिवीजन है डेमोक्रेटिक पार्टी में। मुझे लगता है कि ज़ोहरान अगर नवंबर में जीत जाते हैं, तो तमाम वो नेता जो यंग हैं, जो चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अल्टरनेटिव पब्लिक को दिया जाए, मुझे लगता है कि इनकी आवाज और बुलंद होगी। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी में इतने ज्यादा इंटरेस्ट, गड़े हुए इंटरेस्ट हैं। ये पार्टी 250 साल से वहां पे अपना काम कर रहा है, और अमीरों का पार्टी रहा है, प्रिविलेज का पार्टी रहा है, तो इतनी आसानी से ये अपने इतिहास को छोड़ने नहीं वाला है। और तो ये कहना कि भाई एक शहर अगर वामपंथी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कैंडिडेट जैसे ममदानी हैं वो जीत जाए, तो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक नया एक दिशा खुल जाएगा। लड़ाई होगी, चर्चा होगी, डिबेट होगा, लेकिन आखिरकार क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया सिद्धार्थ।
इस तरह की और चर्चाओं के लिए आप जुड़े रहें द वायर के साथ। धन्यवाद। Good morning, everyone.